हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इसका मीनिंग है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So, according to the meaning and definition of the sustainable development, sustainability means basically the capacity to endure, यानी कि हमारी रहने की क्षमता, कैसे किस कैपेसिटी है हमारे अंदर, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर सर्वाइव करने की या सस्टेन करने की, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में इट इज टर्म डिस्क्राइबिंग हाउ बायोलॉजिकल सिस्टम रिमेन्स डाइवर्स, कि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे एक्ट कर रहा है और उसके साथ हम कैसे सस्टेन रह पा रहे हैं, कैसे हम उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक ये साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू ई बार्बर, तो इन्होंने बोला कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of the sustainable development is to reduce the absolute poverty and the past poor through providing lasting and secure livelihoods। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हमें कैसे उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, कैसे हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं और कैसे हम एवर लास्टिंग मतलब हमेशा तक यानी कि अंत तक हम उसके संग कैसे अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो ये कहा अकॉर्डिंग टू ई बार्बर, राइट। अब जो दूसरे आए इन्होंने अकॉर्डिंग टू ब्रंडलैंड कमीशन, ये कमीशन था, तो इन्होंने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी, यानी कि हमें अभी के जो एट प्रेजेंट जो भी हमारा डेवलपमेंट है, जो सिनेरियो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग के साथ हम कैसे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करें, कैसे हम एबल रहें कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी वो ज़रूरतें प्रोवाइड करा सकें और हम भी उन ज़रूरतों को अच्छे से एक्सेप्ट करें, अच्छे से उनको यूज़ करें। तो ये था यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पे टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वर्ड लिया गया है सस्टेनेबिलिटी एंड सेकंड इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हमने रिलेट किया है टू रिलेट द कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द अर्थ, कि जो क्या कैरिंग कैपेबिलिटी है अर्थ की और उसके साथ हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम उन सारी चीज़ों को लेकर जो नेचर हमें दे रही है कैसे हम उसके साथ सस्टेन रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड था सस्टेनेबिलिटी, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है यहाँ पे डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट वर्ड है वो क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है कि टू द कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप कर रही है, कैसे कॉन्टिन्यूटी उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है फॉर दी जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हम इसको किसी भी डायमेंशन में लेकर ये चीज़ को हम इसको थिंक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि कैसे हमें सस्टेन करना है, कैसे हमें चीज़ों को बचा कर रखना है फॉर दी अवर फ्यूचर जनरेशन। So here we will discuss about the objectives of the sustainable development। तो क्या क्या उसके objectives हैं। फर्स्ट है हमारे पास टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, की हमें कैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे हमें उनको डिप्लीट होने से या उसको डिस्ट्रॉय होने से, ख़त्म होने से कैसे हमें रोकना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टू यूज़ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव क्वालिटी, हमें जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है और जो एनर्जी है उसे हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू शिफ्ट फ्रॉम दी पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल सोर्सेज, हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमें शिफ्ट हो जाना है किसके तरफ, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, एंड द फोर्थ इज टू स्टॉल द पेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू द रेट एट विच दे कैन बी रीजनरेटेड, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं कैसे हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्रोमोट इक्विटी एंड फेयरनेस, हमें जो इक्विटी है या जो फेयरनेस है वो हमें प्रोवाइड करनी है टू द डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं।
नेक्स्ट इज टू इंस्टॉल द मेजर फॉर दी प्रोटेक्टिंग, हमें वो अपने जो इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो भी हम मेजर्स ले सकते हैं वो हमें सारे कदम उठाने हैं। नेक्स्ट इज टू कंसिडर इकोनॉमिक डिसीजंस, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं या जो जिस भी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो चाहेगी वो हम सबको उसको फॉलो करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टू कंसिडर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डिसीजंस एंड टू फुलफिल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, जो ऑब्लिगेशंस हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल वो सब हमें फॉलो करने चाहिए। अगर किसी चीज को मना की गई है तो उसको भी हमें मानना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द वेस्ट एंड द पॉल्यूशन, हमें जो वेस्ट है जो पॉल्यूशन है वो हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लेंगे, उसके ये ऑब्जेक्टिव्स में है, तो हम सारी चीज़ों से बहुत आराम से उसको कंट्रोल कर पाएंगे और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज पॉवर्टी, तो जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है। जब पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियसली पॉवर्टी भी नहीं होगी, तो हमें जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो भी कम करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की क्या क्या सिद्धांत हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो जो एनवायरमेंट है और जो इकोनॉमी है हमारी, उसके बीच में हमें प्रॉपर एक बैलेंस रखना है। क्या इंटीग्रेशन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें सब फॉलो करने हैं। जो भी हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स पढ़े हैं अभी लास्ट स्लाइड में, वो सब हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेनेंस, तो हमारे इकोसिस्टम में जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, फौना है, या जितने भी हमने अभी लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, उन सभी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करना है, राइट। थर्ड इज प्रिकॉशन, प्रिवेंशन एंड इवेल्युएशन, तो हमें चाहिए अब हर चीज़ को प्रिकॉशन करके रखें, हर चीज़ को बचा के रखें, कंजर्व करके रखें, उसको प्रिवेंट करें और उसको प्रॉपरली इवेल्युएट भी करें कि हमने अगर ये चीज़ इतनी मात्रा में अब हमारे पास है तो हम उसको कब कैसे हमें उसको यूज़ करना है और कैसे टाइमली उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। फोर्थ इज कॉपरेशन, पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन, तो हमें चाहिए कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, हम उनको जो हमारी जो गवर्नमेंट है या इवन जो पब्लिक भी है, वो अगर उसके लिए कोई मेजर्स स्टेप्स ले रही है तो हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन दें और उसको कॉपरेट करें, ठीक है। फिफ्थ इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उनको जागरूक करना है कि हम कैसे इन रिसोर्सेज के साथ अपना जो सर्वाइव है, कैसे हम अच्छे से अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं और इनको कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सके रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स ऑफ दी सस्टेनेबिलिटी, तो कैसे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ सस्टेन रहना है और कैसे वो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे एंटिसिपेट्स एन इशू बिफोर बिकमिंग वर्स, तो जो भी इश्यूज आ रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, तो हमें क्या करना है, उनको रोकना है, यानी कि वो सिचुएशंस और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए उससे पहले ही हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हम कुछ ऐसे स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें। फिर है हमारे पास इस्टेब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैरिटी, हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम उसको इस्टेब्लिश करें, हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द होल एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम। फिर है हमारे पास फील ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी है हम उसको फील करें, कैसे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, क्या डेटा है, सो ये सारा हमारे पास सबकी लिस्ट होनी चाहिए, है ना। फिर हमारे पास इलेबोरेट रिलेशनशिप्स, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है और जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हमें उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है उसको हमें इलेबोरेट करना है और उसको कंजर्व करके रखना है। देन सिक्स्थ इज डिपिक्ट्स वेरियस पैटर्न्स, तो जो वेरियस पैटर्न्स हैं कि हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू कंट्रोल द मेजर्स स्टेप्स टू कंट्रोल ऑल दी इकोसिस्टम, और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें या नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करें, तो ये सारे वेरियस पैटर्न्स को हमें डिपिक्ट करना है, इंडिकेट करना है और उसको सस्टेन भी, उसमें सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी है।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे हम इन हर्डल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं एज द इंडिकेटर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सेकेंड है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्ड इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड फोर्थ इज द हैप्पी प्लांट इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हाउ टू सस्टेन एंड हाउ टू डेवलप दी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे कंज्यूम करना है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी कंट्री है, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं जिनको इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एलैबोरेट किया है और ये बताया है कि जो हमें नेचुरल रिसोर्स में हमें कैसे सस्टेन रहना है और कैसे अपने आप को डेवलप करना है, राइट। अब बेसिकली यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए हैं जो कि हैं रीजंस फॉर दी अनसस्टेनेबिलिटी, यानी कि किसकी वजह से हम सस्टेन नहीं रह पा रहे हैं या जो सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है वो किस वजह से है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन विद द इंक्रीज्ड डिपेंडेबिलिटी। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से ग्रो हो रही है और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो इनकी जो इंक्रीजिंग डिपेंडेबिलिटी है वो हमें डिक्रीज करनी चाहिए टू कंजर्व द नेचुरल सोर्सेज। एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस डिप्लीशन ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो डिपेंडेबिलिटी भी ज़्यादा है ना, और वो जब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंड है तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ है वो क्या हो रही है, डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट यानी कि डैमेज हो रही है या जो सोर्सेज हैं उसके अंदर वो खत्म होते जा रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ और फर्दर पॉइंट्स हैं रीजंस फॉर अनसस्टेनेबिलिटी के। तो फर्स्ट है हमारे पास अनरिस्ट्रेनेबल यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका यूज हमें कम से कम करना चाहिए एज अ लिमिटेड रिसोर्स। सेकंड इज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। तो जो ग्रोथ हो रही है जो कंट्रोल नहीं है या जो अनकंट्रोलेबल है, सो वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए। थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन। तो हमें डिफॉरेस्टेशन से बचना है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, प्लांट लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और कम से कम पेड़ों को काटें, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूज डैम्स। तो जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ह्यूज डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं फॉर द अनसस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट। एंड फिफ्थ इज द मेजर पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। तो क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है ना। फिर है हमारे पास अनडीस्ट्रेन डंपिंग ऑफ द पॉइजन। तो जितने भी हमारे पॉइजन्स हैं या जो हमारी ड्रग्स बन रही हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, हम उनको डंप कर देते हैं डायरेक्टली इन दी एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग मास लेवल डिस्ट्रक्शन। तो जो डिस्ट्रक्शन है, जो मास लेवल का डिस्ट्रक्शन है, उसको हमें कंट्रोल करना है, जैसे वेपन्स हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये भी हमारे लिए रीजंस हैं फॉर द अनसस्टेनेबिलिटी, राइट। एंड नाइन्थ इज यूज ऑफ द पॉइजनस केमिकल्स। जो भी हम पॉइजनस केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, या जैसे पॉलीथीन बन रही है, सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द अनसस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हमें अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे बढ़ना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश कंट्रीज और नेशंस एंड कंट्रीज नॉट इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश नहीं है, या कुछ कंट्रीज और नेशंस ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्दर इसको इलेबोरेट किया है कि कैसे इन नेशंस को कुछ मेजर्स और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट है यहाँ पे यूजिंग सुटेबल टेक्नोलॉजी। तो इन नेशंस को, इन कंट्रीज को कुछ ऐसी सुटेबल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिससे कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से कंट्रोल कर सकें। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल अप्रोच। हमें कुछ ऐसी अप्रोच बनानी चाहिए जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को, जो नॉन रिन्यूएबल है बेसिकली, उसको हम सोर्सेज के यूजेस को घटा सकें, उसी को रीयूज कर सकें और उसको रिसाइकिल भी कर सकें, ठीक है।
फिर है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो हमें लोगों को प्रॉपर रिगार्डिंग एनवायरनमेंट के लिए एजुकेट करना है और उनको अवेयर करना है, ठीक है। या फिर जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है एज पर दी कैरिंग कैपेसिटी बताना है कि हमारे पास इतना रिसोर्स है और अभी हम उसको सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द अल्टरनेटिव यूज ऑफ एनर्जी, और हमें चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका अल्टरनेटिव जो कोई सोर्स है हम उसको अगर यूज कर पाए, इस तरीके से हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड कंजप्शन, या तो हम उसका कंजप्शन को रिड्यूस कर सकें या फिर जो हमारी लैंड्स हैं वो हम प्रॉपरली उनको ऐसे प्लानिंग करें कि हम इंटीग्रेटेड लैंड का भी यूज करें, है ना। और इन कंट्रीज को चाहिए कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको वो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो वाटर है इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दिस अर्थ, तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें, जिससे कि हम उसको कंजर्व करके रखें, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी की भी ओर ध्यान देना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कोई भी मटेरियल है, कोई रिसोर्स है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। So here we will discuss about the importance of sustainable development, है ना। तो क्या उसकी importance है, तो फर्स्ट है कम्युनिटीज। तो हमें कम्युनिटीज में क्या करना चाहिए, कम्युनिटीज को जागरूक करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर है इन्हांसिंग द एनवायरनमेंट, हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे हमें इन्हांस करना है, उसे हमें साफ रखना है, सुरक्षित रखना है ना। फिर है हमारे पास ग्रोइंग ग्रीन, यानी कि हमें फॉरेस्टेशन करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबली जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों के उसको हमें कंट्रोल करना है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। फिर हमारे पास एकोमोडेट सिटी डेवलपमेंट, तो जितने भी हमारे एकोमोडेशन हो रहे हैं, जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी ये हमें इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे अगर हम ये चेंजेस कर रहे हैं तो कैसे हम इसके साथ हम सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कैसे हम उन डेवलपमेंट के साथ, उन रिसोर्सेज के साथ कैसे उसको स्टेबल रख पा रहे हैं, राइट। एंड लास्ट है सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है हमें उसको भी सस्टेन करके रखना है, उसको भी हमें बचा के रखना है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा भी आ जाता है, फौना भी आ जाता है, यानी कि इट कवर्स द होल इकोसिस्टम। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंस है ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एंड वी शुड एजुकेट द पीपल regarding the natural resources and the sustainable development. Now we will discuss about the hurdles in the sustainable development. तो जो भी हमारा sustainable development है उसके regarding क्या क्या hurdles आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी आ रही हैं, क्या क्या problems आ रही हैं, तो वो हम one by one discuss करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारी सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे जो मैन है, वुमेन है, यूथ है, चिल्ड्रन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नॉन गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तो इन सारे के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। एक कहता है जी मुझे ये काम करना है, दूसरा कह रहा है नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट करते हैं, है ना। फिर क्या होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मीन्स जैसे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो तो ग्लोबली हैं, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कुछ कंट्रीज कुछ कह रही हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे फॉलो करेंगे, कुछ गवर्नमेंट्स कह रही हैं हम इस चीज़ को ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है इट विल ऑल्सो क्रिएट दी हर्डल इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कंजप्शन एंड लाइफ स्टाइल, तो हर किसी का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, हर किसी का तरीका अलग है किसी भी रिसोर्स को कंज्यूम करने का, ठीक है। तो ये भी एक हर्डल है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स ओवर कॉजेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर कोई का, जैसे हमने अभी पढ़ा कि लाइफ स्टाइल अलग है, कंजप्शन अलग है, तो हर कोई क्या करता है उस पर आर्ग्यू करने लगता है कि ओवर कॉजेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, या फिर इसका ये कॉज क्यों है, या किसी भी तरीके के वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि इसमें एज ए हर्डल अपना रोल प्ले करते हैं, राइट।
फिर हमारे पास डेमोग्राफिक चैलेंजेस, तो कुछ ऐसे डेमोग्राफिक चैलेंजेस आते हैं जो कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट मे वेरी फ्रॉम द ह्यूमन टू ह्यूमन एंड कंट्री टू कंट्री, राइट. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन. तो जो ग्लोबलाइजेशन है, अब जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वो तो ग्लोबली है, लेकिन वही चीज आ जाती है कि ग्लोबली सबका नजरिया अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है ना. तो वो सब अपने अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई भी एक जैसा फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से हर्डल्स आते हैं. सो नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी. जेंडर इक्विटी भी इज ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर है एजुकेशन. तो एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं एजुकेट अगर हम लोगों को कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हर्डल्स क्रिएट होते हैं. फिर है हमारा अर्बनाइजेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट. तो जिस तरीके से जो गांव है वो अब शहरीकरण हो रहा है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अर्बनाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पर पूरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है एंड द कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड. कि जितनी भी हमने यहाँ पे बात करी है पॉल्यूशन की या जो भी एनवायरमेंटल साइंसेज हमने पढ़ी है, तो इससे हमने ये सीखा कि क्या क्या इसमें एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, कैसे हमें उनको बचा के रखना चाहिए, क्या क्या टाइप्स हैं, तो क्या क्या हमें उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए. ठीक है, तो अब हमें एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करना है, ये हमारी अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच.